हाय फ्रेंड्स। आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आपके स्टडी के रिज़ल्ट प्रीवियस स्टडीज़ के रिज़ल्ट्स को वैलिडेट ना करें तो हमें क्या करना होता है। एक्चुअली अभी लास्ट एक वीक में कुछ दो तीन स्कॉलर्स ने ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बहुत ही ज़्यादा घबराहट होगी और बहुत चिंता होगी कि क्या किस तरह से लोग सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक स्कॉलर ने पूछा कि मेरे स्टडी का आर कम आ रहा है तो मैं क्या करूं कि आर बढ़ जाए। एक ने पूछा कि मेरे स्टडी के जो एस्टेब्लिश स्किल है उसके अनुसार रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको कैसे चेंज करना है, कैसे ठीक करना है। मतलब ये अपने आप में इतना शॉकिंग क्वेश्चन है कि कैसे ठीक करना है। मतलब आप डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि कैसे मैं डाटा में मैनिपुलेशन करूं या क्या करूं कि मेरे रिजल्ट प्रीवियस स्टडी जैसे आ जाएं। आइए इसकी एक बार बेसिक फिलोसफी पे बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ से हैं या कहाँ अंडरस्टैंडिंग में क्या दिक्कत हो रही है हमारे। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और लिकर्ट स्केल कंस्ट्रक्शन। इसमें दो वीडियो हैं, स्केल कंस्ट्रक्शन 1 और 2। 1 में मैंने एक छोटी सी आपको स्टोरी बताई थी कि साइंस और सोशल साइंस में क्या फ़र्क है। साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, वैलिडेशन का जो पॉइंट है वो एक्चुअली साइंसेज से आता है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे E=mc² या बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये जो भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये हमेशा हर जगह यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इनकी। यानी अगर आप एंटार्क्टिका में बैठ के काम करें या हिमालयस के ऊपर काम करें, ये जो लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, PV=nRT, इतना प्रेशर होगा, इतना वॉल्यूम होगा, ये टेम्परेचर, हमेशा ये काम करते हैं। तो इसलिए वहाँ एम्पेरिकल एक वर्ड आता है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो जो हमने बार बार करके देखा एक्सपेरिमेंटेशन से और सेम आया, तो ये साइंस के टर्म है, तो बाकी उसको वैलिडेशन करते हैं। लेकिन जब आप सोशल साइंस की बात करते हैं, प्लीज़ नोट करें, हमारे ओपिनियन हमेशा सारी दुनिया के एक जैसे नहीं होते हैं। सोशल साइंस की दुनिया, मतलब सोशल वर्ड क्यों लिखना पड़ा हमें साइंस से आगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ये ओपिनियंस हैं जो दिमाग के अंदर चल रहा है आपके, वो कभी भी एक जैसा नहीं है वर्ल्ड वाइड। हमेशा उस पर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। और इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि विद इन कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज तो छोड़िए, विद इन कंट्री में भी सारे लोग एक जैसे हों, बिटवीन स्टेट, बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एक जैसे हों, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, आपको एज ए स्कॉलर सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है। दो चीज़ों की आपने गारंटी लेनी है। वो दो चीज़ें हैं, एक आपका सैंपल ठीक था, अप्रोप्रिएट सैंपल था, सही पर्सन से पूछा आपने। दूसरा, सही सवाल पूछा, यानी स्केल ठीक था आपका, रिलायबिलिटी वैलिडिटी ठीक थी। तो अगर रिलायबिलिटी वैलिडिटी ठीक आ रही है और आपका सैंपल सही चोजन था, सैंपल साइज ठीक था, रिस्पोंडेंट्स ठीक थे, उन्होंने पढ़ के जवाब दिया, तो रिजल्ट क्या आ रहे हैं इसकी आपको गारंटी नहीं लेनी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसी को मैं एक अलग से एक स्टडी से बताता हूँ कि कैसे हमारे ये ऐसा फोबिया है क्यों पहले तो, और इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं एक पेपर की बात करूँगा, ये प्रिडिक्टिंग एक्सपेट्रिएट एडजस्टमेंट इजराइल एज ए होस्ट कंट्री, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट में पब्लिश था, 2005 का पेपर है और अभी ये बी कैटेगरी में है ABDC में। इसमें जो ऑथर्स हैं, 3 ऑथर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने काम किया है एक्सपेट्रिएट एडजस्टमेंट पे। तो एक बार ये देखिए, आप अपने कंट्री में रह रहे हैं तो आप पैट्रिएट, और आप जब दूसरे कंट्री में जाके वहाँ काम करते हैं तो आप एक्सपेट्रिएट। जैसे इंडिया का पर्सन किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे सेटल होता है, वहाँ काम करता है, तो वो पर्सन जाके सेटल होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, बहुत सारे लोगों ने काम किया। आई थिंक ब्लैक एक पर्सन है, उनका मैक्सिमम काम है इस पर। तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं और ये पेपर रिसर्च गेट पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ें इस पेपर को। इस पेपर में ऑथर्स ने कहा कि ये कुछ हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल: पार्टिसिपेशन इन कल्चरल इवेंट, फॉरेन एक्सपीरियंस, कंफर्ट, इंटरनेशनल एटीट्यूड, और ये हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल: एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, इंटरेक्शन एडजस्टमेंट और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। तो ऑथर्स ने एक लंबा सा रिव्यू लिखा कि क्यों इनका, प्रीवियस स्टडीज बोलती है इनका रिलेशन है सारे उसमें, ठीक है। ये हाइपोथेसिस 1 है। फिर 2 में कुछ और काम किया, उस पर आते हैं अभी। 3 में इन्होंने कहा कि कल्चरल डिस्टेंस कैसे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री सारे एक जैसे से हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया का पर्सन यूरोप में जाता है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पर्सन यूरोप में जाता है तो थोड़ा सा कल्चरल में डिस्टेंस है, सो उसका भी फ़र्क पड़ता है। ये हाइपोथेसिस नंबर 3 है। फिर अगर आप मैरिड हैं और आप जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ स्पाउस का भी आएगा रोल। स्पाउस
कई बार ऐसा होता है कि आप तो बड़े खुश हैं पर स्पाउस या बच्चे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे और वापस आ जाते हैं। तो स्पाउस का एनवायरमेंटल और या इंटरेक्शन एडजस्टमेंट होगा या नहीं, इसका भी आपके एनवायरमेंट एडजस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। ये हाइपोथेसिस नंबर 4 है। और 2 है हाइपोथेसिस हमारी वर्क एडजस्टमेंट की, कि रोल कन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्यूटी, रोल नोवेल्टी जितनी ज़्यादा होगी एडजस्टमेंट कम होगा, और रोल ऑटोनॉमी जितनी ज़्यादा होगी उतना एडजस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ऑथर्स ने कुल मिला के अगर आप देखें तो 5 और 2 7 और 4 11 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, और टोटल 3 ये हैं और एक वर्ड जस्ट है, 4 डिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं। अब ऑथर्स ने कहा अच्छा हमने कैसे किया, तो सब स्टैंडर्डाइज के लिए कुछ में इन्होंने अपने वर्ड भी ऐड कर दिया, लाइक रोल ऑटोनॉमी सेल्फ स्ट्रक्चर्ड इन्होंने बनाया, स्पाउस एडजस्टमेंट और खुद का एडजस्टमेंट ये ऑलमोस्ट कॉमन है, लेकिन और एडजस्टमेंट में इन्होंने 14 अपने क्वेश्चन भी बनाए। ब्लैक के 11 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट्स थी, और ये बना दिए। सारे लिगेट स्केल के ऊपर हैं, सारे स्टैंडर्डाइज हैं, सबको इन्होंने एक लार्ज सैंपल लिया। इजराइल एज ए होस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे जितने एक्सपेट्रिएट थे अप्रोप्रिएट सैंपल पे काम किया, सबका अल्फा रिपोर्ट किया, सबका अल्फा काफ़ी अच्छा आया है, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो अब आते हैं इनके फाइनल रिजल्ट पे। तो फाइनल रिजल्ट अगर आप देखें, इन्होंने सिर्फ कोरिलेशन लगाया है। तो ये सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, 11 हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 4 हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, और हर एक से कोरिलेशन निकाल दिया है। तो टोटल ये 11 × 4 44 बना, जिसमें से तकरीबन आपके शायद कितने हैं ये 4 3 7 3 10 में ही रिलेशन आया है। तो इसका मतलब एक बार बताइए क्या निकला इसका मतलब। जो पुरानी इतनी स्टडी थी जिनके बेसिस पे हमने ये हाइपोथेसिस बनाई, वो गलत थी सारी स्टडी, वो लोग झूठ बोल रहे थे। यही लोग ठीक नहीं है जिनको हमने नई सैंपल में लिया। इनका क्या मीनिंग होता है इन बातों का? देखिए, इस के टेबल के बाद इन ऑथर्स ने 3 पेज का डिस्कशन लिखा है, और उस डिस्कशन में ये लिखा है कि क्यों एक जो स्टडी, ये जितनी भी स्टडी हम बात कर रहे हैं ना, ये हाइपोथेसिस बनाई है, ये हुई है जर्मनी के अंदर, फ्रांस में, कनाडा में, इन स्टडीज़ में। तो इनका ये कहना है, देखिए इजराइल के जो हालात हैं वो बाकी कंट्रीज जैसे नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ सिक्योरिटी के काफ़ी इशू हैं, बिल्कुल अलग तरह के यहाँ पे अंडर करंट्स हैं। तो जो एडजस्टमेंट किसी यूरोपियन कंट्री में होगा एक्सपेट्रिएट का, वो मॉडल इजराइल के ऊपर लागू हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कॉमन सेंस में भी आप देखें कभी भी नहीं होगा ऐसा। अगर आप अपनी किताबें 2 मिनट के लिए बंद कर दें और आप ये बताइए, जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, आई थिंक इस वीडियो में स्केल में हैप्पीनेस की मैंने बात की थी, कि जैसे जापान में पर्सन हैप्पी होते हैं या जैसे साउथ अफ्रीका में पर्सन हैप्पी होते हैं, क्या आपकी कंट्री में पर्सन ऐसे ही हैप्पी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, जो हरियाणा में होता है केरल में बिल्कुल भी नहीं है। जमीन आसमान का फ़र्क है। जो मेघालय मिजोरम सोचते हैं वो राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं सोचते लोग, वैसे बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ, कैसे एक स्टैंडर्डाइज स्केल बन सकता है जो सब जगह लगे। देखिए, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बिल्कुल हो सकता है, वहाँ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल एलिमेंट्स की। पर हम तो जीते जागते इंसान हैं ना, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, सोचते हैं, और हमारी सोच हमारी कल्चर और हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो कैसे सारे एक जैसे हो सकते हैं? इसीलिए ऑथर्स ने यहाँ पे कहा कि ये बिल्कुल ठीक है कि इनका कोरिलेशन नहीं आया और आ भी नहीं सकता कोरिलेशन। और व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग, जॉब एम्बिग्यूटी का नेगेटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव, जॉब ऑटोनॉमी का पॉजिटिव आता है, लेकिन मेरा तो नहीं आया इस केस में। अगर ऐसा हो जाए फिर क्या करना है? तो बजाय अपने रिजल्ट चेंज करने के या ये सोचने के कि नहीं मेरे प्रीवियस जैसे ही आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं अपनी सभी वर्कशॉप में बोलता हूँ, जब आपके रिजल्ट कॉन्ट्रेरी आते हैं, यू आर सिटिंग ऑन अ पोटेंशियल गोल्ड माइन। ऐसा हो सकता है आप बहुत किसी ट्रुथ को उजागर करने के बहुत करीब हैं, पर मैक्सिमम स्कॉलर यहाँ आके डर जाते हैं। उनको लगता है नहीं प्रीवियस स्टडी जैसा ही आना चाहिए। अच्छा, अगर आप अपनी किताबें बंद करके कॉमन सेंस की बात करें, तब सारे मानते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, हम अलग हैं, वो अलग हैं बाकी कंट्री के लोग। तो यहाँ लेकिन पीएचडी में आपके पास पता नहीं कैसे एक प्रेशर आ जाता है इनविजिबल, कि हमें यही लिखना है कि हम बाकियों जैसे हैं। अच्छा, मज़ेदार बात देखिए, आप ये तो मानेंगे कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें, स्वीडन के लोग, नॉर्वे के लोग जैसे सोचते हैं और इंडिया के या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जैसे सोचते हैं, हम एक जैसे तो नहीं है ना। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें, बाकी इतने इंडिकेटर्स में, करप्शन के इंडिकेशन से लेके हैप्पीनेस में हम अलग हैं ना, सबसे बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। तो वहाँ के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपके लोग, देश में लोग कैसे काम करते हैं।
वहाँ पे कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें बताइए, वी आर इंटरेस्टेड। आप अपना पेपर लिखते हैं, आप स्टडी करते हैं और आप कह रहे हैं नहीं हम तो तुम्हारे ही जैसे हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट यही कह रहे हैं ना कि जैसे तुम्हारे रिजल्ट आए वही मेरे आए। अब कॉमन सेंस का पर्सन जो रिव्यूअर वहाँ का है वो ये कहेगा कि ऐसे कैसे भाई, आपके लोग तो बहुत अलग हैं, बहुत अलग तरह से हर चीज़ अलग है, तो आप बताओ आपके लोग कैसे हैं। और आप तुले में ये साबित करने पे कि हम तो तुम्हारे ही जैसे हैं, क्योंकि हमारे रिजल्ट तो तुम्हारे ही जैसे आएंगे हर चीज़ में, जो तुम कहोगे वही रिजल्ट हम बना देंगे उसे, और इसका नाम हमने अपना रिसर्च रखा हुआ है। आई थिंक आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद इट। मेरा ये कहना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं जिसकी आपको गारंटी लेनी है। पहली चीज़ है कि आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन ठीक था, सेकंड आपका स्केल ठीक था। रिजल्ट आपके क्या आते हैं ये आपके ऊपर नहीं है दायित्व कि रिजल्ट ही आना ही चाहिए। नहीं आया भाई, मेरे लोग नहीं सोचते ऐसे। इंडिया के अंदर तो हमेशा ऐसा हुआ है, जो वर्ल्ड वाइड मॉडल चले हैं इंडिया में आके हमेशा फ्लॉप हुए हैं। हमेशा यहाँ अलग ही तरह की थ्योरी चलती हैं, अलग ही अंडरकरंट्स चलते हैं। हम लोग कैसे सोचते हैं, बजाय उसको बताने के हमें दूसरों की रेप्लिका नहीं बनना। तो जब आपके रिजल्ट अगर नहीं आए अच्छे, प्लीज़ वेलकम दैट, उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में अपने रिस्पोंडेंट से बात कीजिए कि बाहर तो ऐसा होता है, तुम कैसे सोचते हो। पर्टिकुलरली वेरिएबल्स को दोबारा देखें। इट माइट बी पॉसिबल आपके कुछ बहुत सारे वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रह गए हों। कैसे सोचते हैं, देखिए इसके दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। इंडिया में कोई टैक्स नहीं देता लेकिन चैरिटी बहुत करते हैं यहाँ पे। आप मंदिर में पैसा दे देते हैं, हर गांव के लोग पैसे इकट्ठे करके अपना एक मंदिर तो बना लेंगे, पर वो कभी भी स्कूल नहीं बनाते। वो ये बोलते हैं नहीं, स्कूल बनाना सड़कें बनाना तो स्टेट की जिम्मेदारी है, हाँ टेम्पल हमारा अपना है। अब ये जो बिहेवियर है इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और इससे आपकी दुनिया भर की चीज़ें इफेक्ट होती है इस बात से। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, एक तो आप इस तरह की बातें ना किया करें कि रिजल्ट कैसे चेंज करें और कैसे हम दूसरों जैसे बने, हम नहीं हैं दूसरों जैसे। सेकेंडली, हम ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर उनके पॉजिटिव रिलेशन आए तो मेरे भी पॉजिटिव आएंगे, बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते ये रिजल्ट आया एंड दैट्स इट, कर दिया आपने पब्लिश। नहीं, बताइए क्यों। क्यों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई क्वेश्चन। क्यों हम अलग सोचते हैं, क्या थ्योरीज हैं। और इट माइट बी पॉसिबल आपको आंसर मैनेजमेंट से बाहर मिले, आपको आंसर साइकोलॉजी में मिले, स्पिरिचुअलिटी में मिले, सोशल साइंस में, सोशोलॉजी के अंदर आपको मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स के आंसर मिले। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना अपने काम को ज़्यादा अच्छा डिफेंड कर पाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट व्हाट टू डू व्हेन माय रिजल्ट्स आर नॉट वैलिडेटिंग प्रीवियस स्टडीज। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।